हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए आपके संत तुकाराम कॉलेज के पीसीएम फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में आपको सारे सॉल्यूशंस और उनके ऑप्शन करेक्ट आपको मिल जाने हैं। और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ हीटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, द पावर ऑफ द हीटर विल। क्या होगा अगर किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का लेंथ जो है वो 10% रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। और इसी समय आपको बताना है कि पावर के साथ क्या चेंजेस रहा होगा। जैसा कि हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, और इसी से हमको पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। और वहीं अगर पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, जिससे हमें पता चल रहा है पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के। तो अगर हम P1 पहला पावर और P2 पुराना पावर मान लें, ठीक है। P1 जो पहले बिना रेजिस्टेंस में किसी चेंज के है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, पावर किसके बराबर हो जाएगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस के, ठीक है। और वहीं अगर हम P2 की बात करें जो कि 10% रिड्यूस की बात है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा और जो कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें P2 बाई P1, तो हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 इक्वल टू R1 बाई R2, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है R1 अगर हम मान ले 100, तो हमारा 10% रिड्यूस होने के बाद R2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी से हम यहां पर R1 की वैल्यू 100 एंड R2 की वैल्यू 90 पुट कर देते, जो कि हमारा 10/9 निकल जाएगा, ठीक है। P2 बाई P1 की रेशियो हो गई 10/9। और यहीं पे हम P2 का बात करें, P2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 10/9 इंटू P1। यहां पर हमारा पावर 2 इन फॉर्म ऑफ P1 आ चुका है। अब अगर हमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100, ठीक है। यहीं से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 10/9 P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर है वो लगभग 11.11% आ जाएगा। इसका मतलब हमको साफ इंक्रीज देखने को मिल रहा है 11.1% का, और ये लगभग जो कि आपके ऑप्शन इंक्रीज बाय 11% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31st का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पे सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बस छोटा सा चीज अगर आपको मालूम होगा, यहाँ पे एक बार मैग्नेट और एक नॉर्मल मैग्नेट लिया गया है और उसका साउथ पोल रखा गया है, और देखने को क्या मिल रहा है, हमको अट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है जब साउथ पोल ले आया रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपोजिट पोल होगा। अपोजिट पोल होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल होने वाला है मैग्नेट का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर एक मिरर लिया गया है, ठीक है, और एक बच्चा खड़ा है इसके आगे जो कि हाइट है उसका 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और इसकी आईज जो है वो 164 सेंटीमीटर पे आती है, ठीक है। इसकी आई जो है 164 सेंटीमीटर पे आती है, और इसके सामने एक और मिरर रखा गया है, प्लेन मिरर, जो कि पूछा जा रहा है कि इस प्लेन मिरर पे किस जगह पे, किस हाइट पे होल करें तो इसकी वजह से इसका हेयर्स जो है इसको दिखाई ना दे। तो इसके लिए अगर हम बात करें, सपोज यहां पर उसका हेयर बनता है, तो इसकी जो हेयर से लाइट आ रही होंगी, हेयर से लाइट आ रही होंगी और इसके आईज पे जा रही होंगी, तो यहां पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये और ये इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारा 6 सेंटीमीटर का है। तो ये इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी हमारा
164 से प्लस 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली में ये पॉइंट हो जाएगा, यानी 164 प्लस 3 इक्वल टू 167 सेंटीमीटर पे अगर हम होल कर दे तो इसको अपनी हेयर्स नहीं दिखाई जाएंगे, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ए 160 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ और देखते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं। A convex lens form an image of an object of a screen of 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक इमेज फॉर्म होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और सपोज करते हैं उसकी इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ठीक है। और एक और बात आपको यहां पर हिंट देना चाहूंगा मैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और अगर इसकी इमेज बनी है तो ये ज्यादातर केस में क्या बनती है, रियल बनती है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा ड्रॉ किया। और यहां पर हम ले लेते हैं हमारा इमेज, ये हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि when the lens is moved 90 सेंटीमीटर फॉरवर्ड, लेंस को 90 सेंटीमीटर और अगर आगे खिसका दिया जाए तो जो है हमारा इमेज अब भी कहां बन रहा है, अब भी स्क्रीन पे ही बन रहा है, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ बताना है। तो यहां पर अगर हम इस डिस्टेंस को, जो कि पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो यू ले लेते हैं, ठीक है, और यू नेगेटिव में ही लिया जाएगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब यहां पर वी की बात कर लें तो हमको दिया हुआ था कि वी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, पॉजिटिव में होगा क्योंकि इस साइड ले रहे हैं, ठीक। अब यहां पर आप अगर फॉर्मूला लगाएं, लेंस फॉर्मूला 1/v 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का, तो यहां पर आप पाएंगे कि ये जो u है ये नेगेटिव में लिया गया है, तो यहां पर मैं u नेगेटिव लिख देता हूं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं, ठीक है, 1/f का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर अगर कैलकुलेट करें 1/f की वैल्यू, तो ये v की वैल्यू हमको पता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस 1/u, क्योंकि u नहीं मालूम है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। और यही अगर दूसरा इक्वेशन कब, जब 90 सेंटीमीटर और हो गया, तो यानी हमारा ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट तो हिला नहीं है, तो इसका मतलब u माइनस 90 हो जाएगा, अब नया वाला u, तो उससे एक और इक्वेशन बनेगा जो कि हो जाएगा 1u माइनस 90, और वहां पे v का सोचिए, v का क्या हो रहा होगा, v 30 ये है और 90 सेंटीमीटर और इधर आ गया, तो यानी v इतना दूर हो चुका होगा, तो अब 90 प्लस 30 यानी 120 आ चुका होगा, ठीक है, और यही होगा हमारा नया 1/f, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फोकल लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखते हैं यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन विथ अ मायोपिक आइज कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली, द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर हिज पावर विजन इज। तो एक व्यक्ति है जिसको मायोपिया है और वो दूर नहीं देख पाता है, कितना दूर नहीं देख पाता है, 1.2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख पाता है, ठीक है। तो एक मायोपिक आइज का मतलब क्या हुआ, इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन रही होंगी, बीच में बन रही होंगी, ठीक है। अब अगर इसको करेक्ट करना है तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ जो है ये 1.2 मीटर से ही बदला है, ठीक है। और एक और बात आपको पता होगी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हमको कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लगता है, कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसके जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। कॉनकेव का नेगेटिव में फोकल लेंथ होता है, तो इसका मतलब हमारा जो पावर हो गया ये 1/f हो जाएगा, और हमारा 1.2 मीटर का ही हमको लेना पड़ेगा नेगेटिव में, तब जाके हमको पावर मिल जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप जब कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव में 0.83 डायोप्टर आने वाला है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यहां पर बोल रहा है, अ मैन थ्रो बॉल
विथ अ सेम वर्टिकल स्पीड अपवर्ड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक बॉल वो ऊपर हवा में वर्टिकली ऊपर फेंके जा रहा है, और हर बॉल फेंकने का इंटरवल जो लिया गया है वो लिया गया है 2 सेकेंड का। ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल पे बॉल ऊपर फेंके जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी स्पीड से वो फेंकेगा बॉल, ताकि मिनिमम 2 बॉल जो है वो हवा में रह सके, यानी वो पहला बॉल फेंकने से, दूसरा बॉल गिरने से पहले, ठीक है, उसकी जो बॉल्स हैं हवा में कम से कम 2 रहे हमेशा। 2 से ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन मिनिमम 2 तो हमेशा रहे। तो इसका मतलब हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, यानी 2 सेकेंड ही टाइम है और उन 2 सेकेंड तक बॉल को गिरने नहीं देना है। तो इसका मतलब इतना ही तेजी आपको बॉल फेंकना पड़ेगा कि वो 2 सेकेंड में रिटर्न होके जमीन पे नहीं गिर पाए। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप आराम से v इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन आपको 9.8 लेना है, ठीक है, तभी कैलकुलेट होगा, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है। और v हमको क्या होगा, v 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम वेलोसिटी फाइनल देखें बॉल की, जब हवा में यहाँ पर पहुंच जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और u वो तो निकालना ही है, और AT जो हम लेंगे टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड, तो यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, इससे हमारा u का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस डेफिनेटली इस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पे आप बॉल फेंकेंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा बॉल्स आपकी हवा में रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर है मोर देन 19.6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे, और यहाँ पर है एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है कितनी रही होंगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहीं पे लगी हुई है एक 2 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एमीटर। ठीक है, और ये सब चीज 3 और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। उनकी वैल्यूज हैं, सॉरी 2 ही रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, और उनकी वैल्यूज हैं 3 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, हालांकि आप अगर सर्किट को रीड्रॉन करें और इस 6 वाले को अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सर्किट सेम है, सेम पॉइंट से हमने कनेक्शन उठाया है। तो 6 ओम, यानी कि ये 3 जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलली कनेक्टेड है। अगर इन तीनों का हम पैरेलल सॉल्व करें और निकालें तो हमारा कुछ सर्किट 4 ओम का एज इट इज, और 2 ओम, और यहां पर एमीटर लगा रहेगा। ठीक है, और यहां पे पैरेलल सॉल्व करने के बाद जो आएगा 3, 2 और 6 का आप करके देखिएगा 1 ओम आने वाला है। तो अब ये 1 ओम 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो गया, इसलिए हमारा इन दोनों का सर्किट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जहां पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अब 5 ओम का हो चुका होगा, 4 + 1 5 ओम। यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है। अब हमको करंट कैलकुलेट करना है। I इक्वल टू होता है V/R। वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 5 है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 0.4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहां पर क्या कह रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक पर्सन है, वो अपने घर से मार्केट की तरफ निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और वो मार्केट की तरफ निकलता है पॉइंट बी पे। ये डिस्टेंस जो है ये 2.5 किलोमीटर्स का है। ठीक है, अब जब वो निकलता है तो कितने स्पीड में निकलता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलता है, और देखता है कि मार्केट बंद है, तो इसके वजह से वो घर वापस जल्दी जल्दी आ जाता है 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो इसका बता रहा है कि टाइम 0 से 50 मिनट के बाद आपको इसका एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड बताना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम पहले दोनों निकाल ले, टोटल डिस्टेंस तो 2.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और अब अगर हम टाइम की बात करें तो ये जाने में 5 के स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसको 30 मिनट्स लगने वाले हैं, ठीक है। और जब ये वापस आ रहा होगा 7.5 मीटर के स्पीड से, तब यहां पर 2.5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में मात्र 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। यहां पर 30 प्लस 20 आप 50 हो जाएगा, और ये 50 मिनट्स में है, इसको आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी इतना आवर इसको लग रहा है टोटल, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद आप पाएंगे कि आपका आंसर जो है वो आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 30/5 जो है ऑप्शन नंबर सी। 30/5 को जब आप लीस्ट फैक्टर में लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 5 6 जा 30 किलोमीटर पर आवर ही होने वाला है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा आपको। एक स्टोन है जिसकी मास है 1 किलोग्राम, मास है 1 केजी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जाती है। इसको एक सरफेस पे, जैसे नदी जम जाती है तो उसका जो फ्रोजन आइस सरफेस है उसके ऊपर फेंका जाता है, और वो 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद रुक जाती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अपोज द मोशन। तो उसको किसी ने रोका होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ने रोका होगा, और उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया होगा वो हमको पता करना है। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लें तो फिर F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से हम फोर्स भी पता कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला इजिली पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो v होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट में रुक गया है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। और इनिशियल स्पीड हमको बताया है कितना, 20 का स्क्वायर कर लेंगे 2 इंटू a, और s जो है यहाँ पर 50 मीटर लिया गया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी a की वैल्यू जो है ये आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन आपका -4 निकल गया, और फोर्स हम पता करना है तो -4 इंटू 1 कर लेंगे F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से, जो कि -4 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स अपोजिशन में लग रहा है इसलिए नेगेटिव में आंसर भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर एक राइफल लिया गया है जिसका मास है 4 kg, मास है 4 kg, ठीक है। इसको M1 कंसीडर कर लेते हैं, और बुलेट है M2 जिसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स में, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो ये गेन कर लेता है बुलेट वो है, यानी वेलोसिटी v2 का दिया हुआ है हमको 35 मीटर पर सेकेंड में, और हमको कैलकुलेट करना है कि रिक्वायल राइफल पे जो चोट लगती है हमको वो कितने स्पीड से लगेगा, यानी v1 कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2 का, और इसी से हम आराम से सारा चीज पुट करेंगे। m1 हमारा 4000 ले लीजिए, यहाँ पर सभी एक यूनिट में हो जाएगा, और v1 हमारा क्या हो जाएगा 35, और m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 50 ग्राम में ही ले रहे हैं, और v2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो v2 इक्वल टू 4000 इंटू 35/50। जब आप ये कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्योंकि ये रिक्वायल है वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसलिए आंसर तो नेगेटिव में आने वाला है, और वो आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और यहां पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द मून रेडियस इज 1/4 द रेडियस of the earth and the mass is 1/80 times of the earth. If g is represent acceleration due to gravity on the surface of earth, then the surface of moon पे क्या रहेगा, g का वैल्यू आपको बताना है। तो आपको g का फॉर्मूला तो पता होगा,
जी इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो आर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं रेडियस, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जी नॉर्मल। अब अगर हम इसकी बात करें जो कि आने वाला है किसका, मून का, तो वो मून का क्या होगा, हमारा जी तो उतना ही रहेगा, ये तो सब जगह कांस्टेंट रहता है। और मास जो है वो क्या बता रहा था, मास जो बता रहा था 1/80 हो जाता है, यानी 1/80 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो हमारा रेडियस है वो क्या होता है 1/4 हो जाता है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, जी, यहां पे कर देता हूं मैं, जी इंटू 1/80 ME डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, 1/16, ठीक है। और ये 16 जब आप ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके वजह से हमारा जो रिजल्ट होगा ये 1/5 टाइम्स हो जाएगा किसके, जीई के, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्रेविटेशनल है कहां पर, मून पे, मून पे क्या हो गया है, अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स लेस है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा G/5, ठीक है, G/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे, और यहां पर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक बॉडी है 10 मीटर से गिरती है, ये हाइट है 10 मीटर, और यहां से गिरने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, तो ये अपनी 80% एनर्जी ही बचा पाती है। इसका मतलब 20% रिड्यूस कर जाती है, यानी इसका मतलब हाइट जो है ये 80% तक ही उठेगी, ठीक है। 10 का 80% भी आप निकाल लीजिए तो भी आंसर इजिली से 8 मीटर निकल जाएगा। और हालांकि अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है अच्छे से तो mgh के फॉर्मूले से देख सकते हैं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है mgh, और mgh पहले 10 मीटर से कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू 80% कम करने के बाद हाइट रखेंगे तो वो 8 मीटर ही आने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहां से ही समझ सकते हैं कि 80% बचने के बाद, क्योंकि 20% रिड्यूस हो जा रही है, तो इस वजह से इसका 8 मीटर हाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यहां पर एक बताया गया स्टेटमेंट, अ मैन कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर and walking on a rough road with a uniform velocity does no work while carrying the bucket. Which of the following statement is correct and reason for this? तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक आदमी एक बकेट को उठाता है, ठीक है, एक बकेट को पानी भरा हुआ उठाता है, लिफ्ट करता है, तो ऑब्वियसली लिफ्ट अपवर्ड्स करेगा, और उसके बाद ये चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो आप देख रहे हैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, और चल किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसी वजह से इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री हो गया। तो हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है। और इसी वजह से देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इसी का रीजन से हमारा यहां पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और यहां पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ अर्थ इज नॉट चेंज्ड and the radius is decreased by 1%, then the acceleration due to gravity on the surface of the earth would be। तो अगर 1% डिक्रीज हो जाता है रेडियस, तो हमको सरफेस पे ग्रेविटी का क्या असर होने वाला है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन वही सेम फॉर्मूला है Gm/r², ठीक है। यहाँ पर अगर हम R2 की बात करें जो कि रेडियस डिक्रीज होने के बाद है, तो वो कितना ले सकते हैं,
आर माइनस आर बाई 100, ठीक है। ये और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 99 आर बाई 100, क्योंकि 1% का डिक्रीज देखने को मिला है, 1% डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। इस वजह से हम R2 की वैल्यू R1 के टर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको G2 की वैल्यू, यानी 1% कम होने के बाद, तो हम यहाँ पर GM तो वही रहेगा, मास क्योंकि चेंज हुआ नहीं है, और हुआ तो चेंज है हमारा यही रेडियस। इसको कैलकुलेट करिएगा 0.99 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 1.02 GM बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू तो आपको पहले की है, और इसका अगर आपको चेंज देखना है तो 1 माइनस चेंज देखना है, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, तो 1.02 माइनस पहले तो 1 था, और इंटू 100 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 करेंगे तो आपको यहां पर चेंज 2% का देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी 2% हमारा जो ग्रेविटी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, देखते हैं यहां पर क्या है। इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज कट इन हाफ, व्हाट विल द एक्सेलरेशन रेशियो। तो आपको एक्सेलरेशन रेशियो बताना है। एक F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, F बाई m लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया पहला, ठीक है, A1 हो गया। और यहीं पर अगर हम F2 की बात करें, ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू A2 ले लीजिए, और फोर्स को क्या किया गया है, इस बार फोर्स को डबल कर दिया गया है, यानी 2F ले लेंगे, ठीक है, 2F ले लेंगे फोर्स को, और मास को जो है हाफ कर दिया गया है, 1/2 ऑफ मास कर दिया गया। ये ऊपर जाएगा और यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 4F बाई m, करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो A2 है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड हो गया है। तो अगर हम A1 बाई A2 करेंगे, A1 बाई A2 का रेशियो देखेंगे, तो यहां पर 1/4 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पर एक ग्राफ का क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया है मैंने। यहाँ पे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन दे रहा होता है, तो स्लोप जितना खड़ा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऐसा स्लोप है, यहाँ पर तो स्लोप ऑलमोस्ट जीरो ही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टीपर है, और यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, बट ये स्लोप इससे कम स्टीपर है। तो इसका मतलब सबसे खड़ा स्लोप देखेंगे तो यही है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। यानी वाई एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी में चेंज कितना को देखने को मिल रहा है, 80 माइनस 20 का, 80 माइनस 20 का। और चेंज इन एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस है, ये चेंज कितना देखने को मिला, 40 माइनस 30 का। तो 40 माइनस 30 यानी 10 सेकेंड, यानी 80 में से 20 गया, 60 डिवाइड बाई 10, यानी आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही एक्सेलरेशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। हमारी जो प्यूपिल होती है आंखों के बीच में, जिससे हम लाइट हमारे आंखों के अंदर जाती है, ये छोटा वाला काला हिस्सा, तो ये बड़ी छोटी होती रहती है, वो किसकी वजह से हो रही होती है। तो यहां पर होता है हमारा आइरिश, जो कि बड़ा छोटा होता है धूप और अंधेरे के हिसाब से, और यही कंट्रोल कर रहा होता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि इंटर कर रही होती है हमारी प्यूपिल के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आइरिश करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यहां पर देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है जिसके टुवर्ड्स में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। और
What is the speed of the image observer by an observer moving with a 2 सेंटीमीटर along the same direction? एक और ऑब्जर्वर भी खड़ा है यहाँ पर, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये इमेज को कितने तेजी से आता हुआ अपने पास देखेगा, और साथ ही में जो मिरर है वो भी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस कैलकुलेशन करने वक्त 1 सेकेंड के लिए हम ऑब्जर्वर को कांस्टेंट मान लेते हैं, तब जो हमारा इमेज है इस पार्टिकल का वो क्या देखने को मिलेगा, 4 सेंटीमीटर की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि हमारा मिरर 10 से आ रहा है तो इसके कारण यहां पर 20 सेंटीमीटर का आपको स्पीड देखने को मिलेगा, तो जो कि टोटल आपका हो जाता है 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्वर भी अपनी स्पीड को ऐड कर रहा होगा जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड की। तो अब दूसरे केस में हम इसके स्पीड को भी ऐड कर देंगे, तो अब जो टोटल है 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो हो गया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u, और ये होगा इन्फिनिटी का, तो इसी वजह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, तो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड जो होगी 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, और ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन देन, अगर एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज होगा, और ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम करंट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट करंट डायरेक्शन, और अपोजिट करंट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, रिपेल करेंगी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहां पर एक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट का लिया गया है, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अगर यहां पर हम सिर्फ इतना सा पार्ट कंसीडर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण 3 + 3 6 ओम का रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, ये 6 ओम का बन जाएगा, और फिर ये भी 6 ओम का बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही करते रहेंगे तो सारे सर्किट ऐसे ही 6 ओम के कैलकुलेट होके बन रहे होंगे। ठीक है, और 6 ओम और 6 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 ओम, यानी ये दोनों अब 3 ओम के बन चुके हैं, और ये दोनों भी 3 ओम के बन चुके होंगे, और ये दोनों भी 3 ओम के बन चुके होंगे, और ये तीनों सीरीज में है, जो कि आपको आंसर 9 ओम का ले आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ओम, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर हम सारे फिजिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको सारे के सारे आंसर की यहां पर मिल चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।